हेलो गाइस, ये स्टार एम्बेरेसिंग स्वॉर्ड मास्टर का सीजन 2 है और इसके अलावा एक और गुड न्यूज है। इस मानवा की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि इस मानवा का एनिमे अडेप्शन होगा। तो अब बिना किसी बकवास के इसके सीजन 2 को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एम्पायर के सेंट्रल रीजन के नॉर्थ के सबसे किनारे एरिया डॉबरे चिटी का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को पटकते हुए कहता है, फिर से तुम कह रहे हो कि ये फिर से हो गया। और ये आदमी डॉबरे चिटी का बैरन डालमेशिया है। फिर वो कहता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? जब भी हम जौ के बीज को बोते हैं तो वो गायब हो जाते हैं, जैसे कि वो इसका इंतजार कर रहे हो, जैसे कि वो हमारे बीज बोने का इंतजार कर रहे हो। फिर एक ब्राउन हेयर नाइट कहता है, भले ही हमने पूरी रात उस जगह की रखवाली की थी, लेकिन सुबह होते ही वो गायब हो गया। फिर डालमेशा कहता, तुम लोग बहाना मत बनाओ। फिर वो नाइट कहता है, हमें माफ कर दीजिए। फिर डालमेशा अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, यहाँ कोई भी ठीक से काम करने के लायक नहीं है। इस जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं है और यहाँ का मौसम भी ठीक नहीं रहता और हम सिर्फ घने पेड़ और जौ की खेती के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते। अगर हम अच्छे से खेती नहीं कर पाए तो हम भूख से ही मारे जाएंगे। फिर वो ब्राउन हेयर नाइट कहता है, लेकिन हमारे इलाके के अंदर सिर्फ सोल्जर हैं। फिर डालमेशा अपने वाइन के कप को उस नाइट के सिर के ऊपर फेंक देता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर हमारे पास लोगों की कमी है तो इलाके के लोगों को लोहे के जंजीर पहनाकर उनसे काम करवाओ। वैसे भी वो भूख से मरने वाले हैं, आखिर उनके बारे में कौन ही परवाह करेगा। ये जरूर फॉरेस्ट के मॉन्स्टर का काम है और जौ के खेतों को प्रोटेक्ट करो। फिर वो नाइट भी ठीक है बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर डालमेशा सोचने लगता है, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी परेशानी बढ़ते जा रही है, क्या मुझे मर्सनरीज को हायर करना चाहिए? फिर वो बगल की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, और ये सिर दर्द देने वाला फॉरेस्ट, ये आज मुझे और भी डरावना लग रहा है। फिर हमें उसी फॉरेस्ट में दो लोगों को दिखाया जाता है और उसके साथ एक घोड़ा था और ये लोग ब्लेड और उसका घोड़ा और गोथे था। फिर गोथे फादर एंड्रू के दिए हुए बैच को देखते हुए कहता है, ये क्या है? फिर ब्लेड कहता है, ये पिलग्रिम का सर्टिफिकेट है, फादर एंड्रू ने ये मेरे लिए लिखा था। फिर गोथे कहता है, आप सभी महंगी और एक्सपेंसिव चीजों को रखना नहीं भूले, पर क्या आपको एक भी फ्लिंट रॉक रखने का याद नहीं आया? और गाइस, फ्लिंट रॉक ऐसे पत्थर को कहते हैं जिसे टकराने से काफी ज्यादा चिंगारी निकलती है और उससे आग जलाया जाता है। और वो पत्थर ना होने की वजह से ब्लेड लकड़ी को घुमा घुमा कर आगे जलाने की कोशिश करने लगता है। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हें तो सिर्फ बोलना आता है, तुम तो एक बेकार से फ्लिंट रॉक को लेकर आए हो। फिर गोथे कहता है, हाँ मैंने इसे लेकर आया था, पर आपने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और ये पत्थर बेकार नहीं था, बल्कि आपने इसे ज्यादा ताकत लगाकर तोड़ दिया। अगर हम यहाँ कैंप लगाते हैं तो हम ठंड से ही मर जाएंगे, इसलिए जल्दी से लकड़ी को रगड़ना शुरू करो। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है, मैं अब और नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो अपने शॉट को उठाने लगता है, जिसे देखकर गोथे डरने लगा था। फिर गोथे कहता, अगर आप थक गए हो तो आपके बदले मैं काम कर देता हूँ। फिर उसके बाद ब्लेड पीछे मुड़ते हुए कहता है, हे तुम छिपे हुए लोगों, अगर तुम्हारे पास फ्लिंट रॉक है तो मुझे दे दो। और ब्लेड को झाड़ी से बात करता देख गोथे के साथ साथ ब्लेड का घोड़ा भी काफी हैरान हो जाता है। फिर तभी दिखाया जाता है, उस झाड़ी के पीछे से कुछ लोग निकलने लगते हैं और उनका लीडर कहता है, देखने से ऐसा लगता है तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं। और उन्हें देखकर गोथे सोचने लगता है, क्या ये बैंडिट्स हैं? फिर उन बैंडिट का लीडर कहता है, अगर तुम्हें पता चल गया था तो तुम्हें पहले ही भाग जाना चाहिए था, आखिर तुम हमारे सामने ताकतवर बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? पर ब्लेड उसकी बातें सुनकर उसे घूर घूर के देखने लगता है। फिर वो बैंडिट लीडर स्माइल करते हुए कहता है, सच में तुम्हारा चेहरा काफी खूबसूरत है, अगर हम ऐसे खूबसूरत चेहरे के साथ तुम्हें कहीं बेचते हैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। फिर उसके पीछे खड़ा बैंडिट कहता है, तुम कौन से हाउस से हो? अगर तुम हमें अपने मदर फादर के बारे में बता देते हो तो हम अच्छे पैसे के बदले तुम्हें उन्हें सही सलामत दे देंगे। पर ब्लेड उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास फ्लिंट रॉक है या नहीं? फिर वो बैंडिट लीडर कहता है, तुमने क्या कहा? फिर ब्लेड कहता है, चेक करके बताओ, क्या तुम में से किसी के पास फ्लिंट रॉक है या नहीं? फिर वो बैंडिट लीडर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर तभी ब्लेड का ध्यान उसके गले पर लटके माले की तरफ जाता है, जिसे इंसानों के उंगलियों को काट कर बनाया गया था। फिर उसके बाद ब्लेड अपने शॉट को निकालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सोचने लगता है, जब मैंने अपना होम टाउन छोड़ा था तभी मैंने फैसला कर लिया था, शुरुआत में जो मेरा हौसला था मैं उसे फिर से हासिल करूंगा। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ झोंक दो। फिर वो अपने जबरदस्त ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की कीमत जानवरों से भी कम है। फिर ब्लेड उसके ऊपर अटैक कर देता है और पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
फिर हमें डोबरे चिटी इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पे दो गार्ड पहरा दे रहे थे। फिर वो पहला गार्ड कहता है ये फॉरेस्ट काफी डरावना है, ऐसा लगता है कि किसी भी पल यहाँ से कोई बाहर निकल आएगा। फिर दूसरा गार्ड कहता है ऐसी बातें मत करो, वैसे भी इस फॉरेस्ट के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं। फिर तभी उन लोगों को सामने की तरफ से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों सतर्क हो जाते हैं और अपने भाले को आगे की तरफ कर देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं वहां पर कौन है, और इस बात से नोयर को गुस्सा हो जाता है और वो गुर्राने लगता है, जिसे देखकर उन गार्ड लोगों को ऐसे लग रहा होता है कि सामने की तरफ से मॉन्स्टर आ रहा है। और वो लोग ब्लेड थे, और गाइस ब्लेड के घोड़े का नाम नोयर है। फिर ब्लेड कहता है तुम उन्हें नहीं काट सकते। फिर वो गार्ड लोग कहते हैं क्या ये एक घोड़ा है। फिर ब्लेड कहता है अपने भाले को दूर रखो, हमने उन बैंडिट को पकड़ लिया है जो यहाँ आसपास के इलाके में परेशानी खड़ा करते थे। फिर वो गार्ड कहते हैं क्या बैंडिट, तुम्हारा मतलब उन क्रिमिनल से है जिन्होंने पास के विलेज के लोगों को मार दिया था। फिर दिखाया जाता है गोते के साथ वहाँ कुछ बंधे हुए बैंडिट निकलने लगते हैं, और जो बाकी बैंडिट थे उनके कटा हुआ सिर उनके हाथों में था, जिसे देखकर वो दोनों गार्ड काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर ब्लेड कहता है मैं यहाँ के लॉर्ड से मिलना चाहता हूँ, मैं सोआर का ब्लेड और बेजर्ट हाउस का एक नाइट हूँ। फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिर डोबरे चिटी का लॉर्ड या बैरोन डालमेशा हंसते हुए कहता है मैं ये सोचकर काफी हैरान हो रहा हूँ कि एक अपने आप को साबित किया हुआ नाइट डोबरे चिटी आएगा। फिर ब्लेड कहता है मैं आपकी मेहमान नवाजी के लिए थैंकफुल हूँ। फिर डालमेशा कहता है तुमने तो उन लोगों को भी पकड़ लिया जो हमें सिर दर्द दे रहे थे, तो मैं इस टेरिटरी के लॉर्ड होने के नाते तुम्हारा स्वागत करने के लिए कैसे नहीं आता। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए। फिर उसके बाद वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। फिर डालमेशा कहता है तो तुमने 9 बैंडिट्स को पकड़ा है। फिर ब्लेड कहता है अगर उनके कटे हुए सिर को शामिल किया जाए तो मैंने 15 पकड़े हैं, और कुछ लोग वहां से भाग निकले। फिर डालमेशा कहता है ये सच में तारीफ के लायक है, मैं तुम्हें इसके बदले काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। फिर ब्लेड भी इसके लिए शुक्रिया कहता है। फिर डालमेशा कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम अपने साथ एक बैनर लेकर आए हो, मेरा मानना है कि तुम अपने आप को साबित करना चाहते हो। फिर ब्लेड कहता है हाँ ये बात सही है। फिर वो अपने वाइन के कप को आगे बढ़ाते हुए कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या एक सच्चा नाइट अपने सम्मान की खोज नहीं करता है। उसकी बातें सुनकर ब्लेड सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि वो मुझे फ्री में यूज करना चाहता है। मुझे बैंडेड के पकड़ने का रिवॉर्ड लेकर यहाँ से निकल जाना है, अभी मुझे वॉइस के ट्रेस को ढूंढने पर ध्यान देना है। और गाइस पहले मैं जैसा सिस्टम कहता था अब मैं उसे वॉइस कहूंगा, क्योंकि वो जीता जागता आदमी है, और इसके अलावा मानवा में भी उसे वॉइस ही कहा जाता है। फिर डालमेशा कहता है हाल ही में हमारे इलाके में अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। अभी जौ की खेती करने का मौसम है, लेकिन हम जैसे ही उन्हें खेत में बोते हैं वो अगले दिन गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमने अपने सोल्जर को वहाँ रखवाली करने के लिए रखा था, तब भी वो बीच बिना किसी निशान के गायब हो गए। अगर वो जानवर या मॉन्स्टर होते तो सोल्जर को पता चल जाना चाहिए था। इस इलाके के बूढ़े लोग कहते हैं ये काम इस फॉरेस्ट में रहने वाले स्पिरिट का है, और स्पिरिट का नाम सुनकर ब्लेड भी काफी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हमें उसी फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची बैरी को तोड़ते हुए खा रही थी, और उसे ये बैरी काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, और ये बैरी क्योंकि उसके माँ को भी काफी ज्यादा पसंद था इसलिए वो उन्हें टोकरी में भर कर लेकर जा रही थी। फिर तभी उसे पीछे से अजीब सा आवाज सुनाई देता है। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़कर कहती है वहाँ क्या है। फिर उसके पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट में उसके जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की थी उस जगह पर एक गड्ढा हो गया था, मतलब वो इस गड्ढे में गिर गई थी। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोते कहता है ये अजीब लग रहा है, ये जगह तो कंगाल लग रहा है। रिवॉर्ड की बात तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। फिर ब्लेड कहता है उसने कहा था कि वो हमें अच्छा रिवॉर्ड देगा। फिर गोते कहता है कहने के लिए तो ऐसा कोई भी कह सकता है, मैं देखकर बता सकता हूँ कि यहाँ कोई भी आपको पैसा नहीं देने वाला, और मुझे यहाँ का लॉर्ड भी ऐसे ही लगता है। जब रिवॉर्ड देने की बारी आएगा तो वो कुछ न कुछ बहाना बना लेगा, हमें पहले ही इस काम को करने की कीमत को ले लेना चाहिए था। फिर ब्लेड कहता है ये तुम्हें संभालना है, पर इस बात से गोते हैरान हो जाता है। फिर ब्लेड कहता है तुम्हें क्या लगता है सर जोसेफ ने एक ऐसे नाइट को क्यों रखा है जिसे स्वॉर्ड भी ठीक से चलाने नहीं आता है? क्या तुम जानते हो कि सर वोडन का निकनेम क्या है? फिर गोते कहता है मुझे नहीं पता। फिर ब्लेड कहता है उसका नाम वोडन द स्विंडलर है। गोते कहता है क्या तुम उस बुक्कड़ नाइट की बात कर रहे हो जो हर वक्त खाना खाते रहता है? फिर ब्लेड कहता है सर जोसेफ इसीलिए उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, और उन्होंने कहा था कि हर किसी का अपना अलग अलग यूज होता है।
इसलिए चाहे एडवांस लेना हो या बाउंटी, अब से इसे तुम संभालोगे। जाओ और उस सेंट्रल रीजन के बैरन को नॉर्थन के अपनी चालाक बातों को कहो जो स्कैम से भरे पड़े हैं। फिर गोथे अजीब सा स्माइल करते हुए गया था, अच्छा ऐसी बात है तो आपको ये पहले बताना चाहिए था। फिर उसके बाद हमें खेत को दिखाया जाता है जहाँ एक जगह पर बीज को रख दिया गया होता है और वहाँ पर ब्लेड और ब्राउन हेयर वाला नाइट होता है जो कहता है डॉबरे चीटे का फॉरेस्ट बहुत पुराना है जिनमें से अनगिनत लेजेंड और कई सारी कहानियां हैं। बात ऐसी है कि आज एक बच्ची उस फॉरेस्ट में मिसिंग हो गई है। लोगों का मानना है कि स्ट्रॉबेरी के झाड़ों के पास एक गड्ढा था, वो उसी में गिर गई है। और वहीं ब्लेड सोच रहा होता है, वो काफी ज्यादा बात करता है। एम्बुश की बेसिक बातें हैं, एम्बुश करते वक्त जरा सा भी आवाज ना करना। भले ही वो एक छोटे से इलाके का नाइट है लेकिन ये तो बेसिक बातें हैं जो उसे पता होनी चाहिए। फिर तभी ब्लेड को कुछ आवाज सुनाई देता है और वहीं वो ब्राउन हेयर वाला नाइट कह रहा था उसकी माँ पूरे दिन लॉर्ड के मैनर में आके रोती रही। मुझे ये बोलने में शर्म आ रहा है लेकिन क्या तुम उस बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हो? पर तभी ब्लेड अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देता है और एक सीरियस लुक बनाते हुए उसे चुप रहने का इशारा करता है, जिसे देखकर वो नाइट भी डरते हुए सोचने लगता है आखिर उसके चेहरे का वो एक्सप्रेशन क्या था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ जोर जोर से आवाज आने लगता है। फिर तभी ब्लेड को कुछ दिखाई देता है और वो अपने जगह से खेत में जंप कर देता है और दौड़ते हुए उन बीजों की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो ब्राउन हेयर नाइट अपने सभी सोल्जर को ब्लेड को फॉलो करने के लिए कहते हैं। फिर तभी ब्लेड एक जगह आने के बाद रुक जाता है और वो सामने देखकर थोड़ा गुस्सा होने लगता है। फिर तभी ब्राउन हेयर नाइट और उसके सोल्जर वहां आ जाते हैं। फिर वो कहता है सर ब्लेड क्या हुआ? फिर ब्लेड कहता है उन्हें चोरी कर लिया गया। फिर जब वो नाइट सामने की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान होते हुए कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है? हमने जो बीज उसे पकड़ने के लिए रखा था वो बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर वो अपने पीछे खड़े सोल्जर से शॉवेल मांगकर उस जगह को खोदने लगता है और सोचने लगता है भले ही मैंने उसे देखा नहीं लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ आवाज सुना था। फिर वो कहता है जो बच्ची आज गायब हुई थी वो जगह यहाँ से कितनी दूर पर है? फिर वो ब्राउन हेयर नाइट कहता है वो पास ही में है, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? फिर तभी दिखाया जाता है ब्लेड जहाँ पर खोद रहा होता है उसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा होता है। उसे देखकर वो नाइट क्या था आखिर ये है क्या? और वहीं ब्लेड सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा गहरा है, इसे एक इंसान बिल्कुल भी खोद नहीं सकता। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है कैप्टन प्लीज उस जगह का रास्ता दिखाओ जिस जगह पर वो बच्ची मिसिंग हुई थी। फिर उसके बाद हमें अगले दिन वहाँ के बैनर डालमेशिया के मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्राउन हेयर नाइट उन सभी बातों को डालमेशिया को बता दिया होता है। फिर डालमेशिया पूछता है तो वो अभी क्या कर रहा है? फिर वो नाइट कहता है जिस जगह पर वो बच्ची मिसिंग हुई थी उस जगह को वो देखने के बाद विलेज के बूढ़े लोगों को वो इकट्ठा कर रहा है। फिर डालमेशिया कहता है क्या वो बूढ़े लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? फिर वो नाइट कहता है ऐसा लगता है कि वो उस जगह के बारे में उनसे पूछताछ करना चाहता है, पर उनका एक ट्रेडिशन है जो जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है। फिर डालमेशिया कहता है कहीं वो बूढ़े लोग उसके सामने कोई अजीबोगरीब बकवास तो नहीं कर देंगे। फिर वो नाइट कहता है क्या उन बूढ़ों को उम्र के साथ समझदार नहीं हो जाना चाहिए? वे किसी भी अनजान नाइट के सामने ऐसी बातें नहीं करेंगे जिसका इस्तेमाल करके वो हमारे खिलाफ हो जाएं। फिर उसके बाद डालमेशिया अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचने लगता है उसके बैनर पे सैन रोजिनो का एम्बलम था, इसका मतलब उसका वेटिकन से काफी अच्छा रिलेशन है, इसलिए मैं उसे नहीं रोक सकता। वैसे भी मैंने खुद ही रिक्वेस्ट किया था पर अब वो कुछ ज्यादा ही छानबीन कर रहा है। फिर वो कहता है किसी अच्छे आदमी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहो और इस बात का ध्यान देना कि वो किसी अजीब चीज में ना पड़ जाए। फिर उसके बाद हमें ब्लेड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोते कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? सोचो वो बच्ची उस गहरे गड्ढे में गिर गई होगी और घोर अंधेरे में चिल्ला चिल्ला कर रो रही होगी। तुम लोग याद करने की कोशिश करो, तुम्हें जरूर कुछ न कुछ तो याद आएगा ही। फिर वो लोग बात करने लगते हैं ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बार्ली गायब हुआ था। फिर दूसरा बूढ़ा कहता है हाँ जब हम छोटे थे तो हम मिलकर रिचुअल किया करते थे लेकिन वेटिकन ने इसे फॉरबिडन कर दिया इसलिए हम रिचुअल करना बंद कर दिए। फिर ब्लेड कहता है ये रिचुअल किस लिए था? उसकी बात सुनने के बाद वो लोग एक पल के लिए ब्लेड को देखते हैं फिर अगले ही पल अपने सिर को नीचे झुका लेते हैं। फिर गोते कहता है प्लीज आपको जो भी पता है हमें बता दीजिए, अगर आप नहीं बताते हैं तो हम उस बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। अगर वो मर गई तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके मरने के पीछे आप लोग भी जिम्मेदार थे? फिर एक बूढ़ा आदमी कहता है ये रिचुअल अर्थ स्पिरिट के लिए था, उस फॉरेस्ट में एक अर्थ स्पिरिट रहती है। फिर ब्लेड कहता है क्या आप हमें इसके बारे में और भी बता सकते हैं? फिर गोते कहता है कैप्टन आपको बाहर इंतजार करना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना ज्यादा यंग नाइट हो लेकिन आपके पास वेटिकन का एम्बलम है
इसलिए वो आपके रहते हुए कुछ नहीं बताएंगे। फिर ब्लेड वहां से जाते हुए कहता है जितना हो सके इनसे सभी चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद वो उस रूम से निकल जाता है। फिर तभी वहां पर एक नाइट खड़ा होता है जो कहता है सर ब्लेड मुझे आपसे कुछ पूछना था, ये रिचुअल कोई अजीब चीज नहीं है। फिर ब्लेड कहता है मैं जानता हूँ मूर्ति पूजा करना वेटिकन की तरफ से फॉरबिडन है, और अगर ये बात वेटिकन को पता चल जाता है तो तुम लोगों को इसके लिए काफी बड़ा सजा मिल सकता है। फिर ब्लेड कहता है मैं समझता हूँ वो लोग तो सिर्फ ऐसे ट्रेडिशन को मान रहे थे जो लंबे समय से चलते आ रहा था। फिर वो नाइट कहता है तो क्या आपके कहने का मतलब। फिर ब्लेड कहता है हाँ मैंने यहाँ कुछ भी नहीं सुना, ना ही अर्थ स्पिरिट के बारे में और ना ही रिचुअल के बारे में। मैं गॉड की कसम खाता हूँ मैं सिर्फ मिसिंग बच्ची और जॉ के बीच को चोरी करने वाले चोर को ढूंढने पर ध्यान दूंगा, इसलिए तुम मेरे ऊपर नजर रखना बंद कर सकते हो और इस बात को अपने लॉर्ड को भी बता सकते हो। फिर वो नाइट कहता है मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो, और हमारे बारे में चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। फिर उसके बाद वो नाइट वहां से चले जाता है। फिर तभी वहाँ गोथे आ जाता है। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। वो लोग कह रहे थे कि वहाँ जो रहता है रिचुअल करने के बाद वो इस जमीन को उपजाऊ बना देता है। जब आप खेती करते हो तो आपको गहराई तक खोदना होता है। वे कहते हैं कि अर्थ स्पिरिट उनके लिए काम कर देता है। मुझे तो ये स्पिरिट वाली बात बकवास लगती है। फिर ब्लेड सोचने लगता है क्या बकवास, अगर वो हेनार हाउस के उस पेड़ में रहने वाले स्नेक स्पिरिट को देख लेगा तो वो तो उसे देख कर ही बेहोश हो जाएगा। फिर गोथे कहता है वे कह रहे थे कि आपने जिस जगह पर खुदाई की थी उस जगह पर वो पहले रिचुअल किया करते थे, वैसे उसे जौ के बीचे पसंद है और वो जमीन के नीचे रहता है। फिर ब्लेड कहता है ऐसा लगता है कि उसे अंधेरे में रहना काफी पसंद है। फिर ब्लेड सोचने लगता है रिचुअल, अर्थ स्पिरिट, ऑफरिंग वो सुनने में अलग अलग लगते हैं लेकिन वो असल में एक ही चीज है। फिर ब्लेड कहता है जाओ और कुछ जौ के बीजों को लेकर आ जाओ। फिर गोथे कहता है पर क्यों। फिर ब्लेड कहता है क्या मैंने पहले ही एक मॉन्स्टर को जमीन से बाहर नहीं निकाला है, और गाइस वो यहाँ पर डेथ वर्म यानी अर्थ ड्रैगन की बात कर रहा है। फिर वो कहता है हम उसे पकड़ने के लिए फिर से एक नया ट्रैप बनाएंगे। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोथे कहता है कैप्टन क्या ये काम करेगा। फिर दिखाया जाता उन लोगों ने जौ के बीच को एक चट्टान के ऊपर रखा था और वो लोग झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। फिर गोथे कहता है हमने इसे चट्टान के ऊपर क्यों रखा है। फिर ब्लेड कहता है अगर वो जमीन के नीचे रहता है तो वो चट्टान को तोड़कर ऊपर नहीं आ पाएगा, इसलिए पहले उसे ऊपर आना होगा फिर चट्टान से इन जौ के बीजों को लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर हो ऐसे रहा है जैसे चोर कहा जा रहा है, वो जमीन के नीचे से खोदते हुए आता है और उन जौ के बीजों को लेकर चले जाता है, पर चट्टान रहेगा तो वो उसे नहीं तोड़ पाएगा। फिर गोथे कहता है क्या हो अगर वो चट्टान को तोड़ देगा तो। फिर तभी ब्लेड कहता है चुप रहो वो आ रहा है। फिर तभी दिखाया जाता है वहां कोई बहुत ही तेजी से आता है और वहीं ब्लेड सोच रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था वो पत्थर को नहीं तोड़ सकता। फिर दिखाया जाता है वो उन बीजों के पास पहुंच गया होता है और उसे देखकर ब्लेड अपने शॉट को निकालने लगता है। फिर वो चोर उन बीजों को लेने लगता है। उसे देखकर ब्लेड काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इतने समय से जो जौ के बीजों की चोरी कर रहा था और गांव के बूढ़े लोग जैसे अर्थ स्पिरिट कह रहे थे वो तो एक क्यूट सा मोल था, अगर हिंदी में बोले तो छछुंदर। उसे देखकर वहां तीनों के मुंह बन जाते हैं। फिर गोथे भड़कते हुए कहता है क्या उन बूढ़े लोगों का बुढ़ापे की वजह से दिमाग खराब हो गया है। अर्थ स्पिरिट ये क्या बकवास है, ये तो एक मामूली सा मोल है। फिर उसके बाद ब्लेड स्माइल करने लगता है और कहता है फिर अपने वर्ल्ड को एक्टिव करते हुए कहता है ये दूसरे की तरह कोई मामूली सा मोल नहीं है, ये एक चमकने वाला मोल है। फिर दिखाया जाता है वो मोल चमक रहा होता है और वो उन बीजों को खा रहा होता है। फिर ब्लेड अपने जगह से जंप करके उसके पास जाने लगता है और इसे मोल भी महसूस कर लेता है, पर उसे देरी हो जाती है और ब्लेड अपने शॉट को लेकर उसके पास पहुंच गया होता है। फिर वो उस मोल को पकड़ लेता है और वो मोल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर ब्लेड कहता आखिरकार तुम अब पकड़े गए, और वहीं वो मोल चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। फिर उसके बाद उस मोल से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। वहीं पर नॉइड और गोते आते हुए कहता है कैप्टन क्या आपने उसे पकड़ लिया। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो अगले ही पल उस जगह से गायब हो गया था, जिसे देखकर उन दोनों को समझ में नहीं आता कि ब्लेड कहाँ चला गया। फिर उसके बाद वो दोनों ब्लेड को ढूंढने लगते हैं। फिर तभी नॉइड को कुछ चीज दिखाई देता है और वो गुर्राने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर गोथे भी उसके पास जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है नॉइड ने एक गड्ढे को देखा था। फिर दिखाया जाता है नॉइड ने उस चट्टान के पीछे एक गड्ढे को देखा था, इसका मतलब ब्लेड इस गड्ढे में गिर गया था। फिर जब गोथे उस गड्ढे को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो गड्ढा काफी ज्यादा गहरा था। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो उस मोल को पकड़कर गड्ढे से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। फिर उसके बाद वो किसी जगह को तोड़कर
नीचे गिरते हुए अपने बैलेंस को बना लेता है। फिर उसके बाद वो जोर जोर से हाँफने लगता है। फिर वो आसपास देखते हुए सोचने लगता है आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ये एक पैसेज है, क्या यहाँ जमीन के अंदर एक पैसेज भी था। फिर उसके बाद वो उस मोल को हिलाते हुए कहता है आखिर तुम मुझे कौन सी जगह पर लेकर आ गए हो। फिर दिखाया जाता है उसका सिर चकरा गया होता है। फिर ब्लेड कहता है काश तुम होते ही नहीं। फिर वो सोचने लगता है मुझे नहीं पता यहाँ क्या क्या हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ के खतरों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। फिर वो अपने वर्ल्ड को एक्टिवेट कर देता है जिसे मोल भी गौर से देख रहा था। फिर वो स्वॉर्ड में अपने ऑरा को भी रिलीज कर लेता है और उसके स्वॉर्ड के टिप पर जो स्टोन था जिसे लेडी एलिसिया ने दिया था वो चमकने लगा था।